नमस्कार साथियों, आप सभी का जॉब्स विजन 360 में स्वागत है। जैसा कि थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, हम आज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और अभी हम जब तक अभी डीएसएसबी के आने वाले 1-2 महीने तक पेपर चलेंगे, तब तक हम प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हमसे हो पाएंगे, हम उतने प्रीवियस ईयर पेपर को यहाँ पर सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पर मैथ के 20 क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा और अविनाश सर अपने सब्जेक्ट इंग्लिश के अपने क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। इससे क्या होगा, इससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। क्योंकि अगर आप मान लीजिए यहाँ से 20 क्वेश्चन पेपर भी 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर प्रैक्टिस करके चले जाते हैं, तो 20 का मतलब है कि मैथ्स में एक पेपर में 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 पेपर आप करके जाते हैं, तो लगभग लगभग 400 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करके जाएंगे। तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से अभी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हम देख लेते हैं। अब आज जो हम कर रहे हैं, सबसे पहले प्राइमरी का जो शिफ्ट थर्ड है, जो शाम को पेपर होता है, 7 तारीख को एग्जाम हुआ था, वो वाला पेपर सोल्व कर रहे हैं। इसके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं एक बार। पुलकित जो जी से एच की ओर चलना शुरू करता है, रमेश एच से जी की ओर उसी समय चलना शुरू करता है। देखो यहां पर ये वर्ड बहुत ध्यान देने की जरूरत है, उसी समय। पुलकित और रमेश की गति क्रमशः 30 और 18 किलोमीटर है। मिलने के बाद रमेश को जी तक पहुंचने में 75 घंटे लगते हैं। मिलने के बाद पुलकित को एच तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो एक बार इस क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा यहां पर एक डायग्राम से देख लेते हैं। ये एक जी पॉइंट है और ये एच पॉइंट है। पुलकित यहां से चलना स्टार्ट करता है और रमेश यहां से चलना स्टार्ट करता है। हम मान लेते हैं कहीं पर भी यहां पर आके मिलेंगे। ये हमने गैस करा, हमें नहीं पता कहां मिलेंगे, कहीं पर भी एक पॉइंट मान लेते हैं जहां पर ये आके मिलेंगे आपस में। ये वो पॉइंट है। इनकी और क्या बातें दे रखी है? इनकी स्पीड दे रखी है। पुलकित की स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर की है और रमेश की 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। मिलने के बाद रमेश को जी तक पहुंचने में 75 घंटे लगते हैं। जब ये यहां पर मिले तो रमेश को ये वाला डिस्टेंस जो कवर करने में ना 75 आवर्स यानी कि 75 घंटे का टाइम लगा। देखो हमारे पास टाइम दे रखा है और रमेश की स्पीड भी है, तो हम ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस होता है स्पीड और टाइम, गति को समय से गुणा करोगे तो दूरी आ जाएगी। तो 18 और 75, 1350। तो ये कितना आ गया? 1350 किलोमीटर। अब देखो, ये जो वर्ड मैंने बताया था कि यहां पर इसको ध्यान देना है। जब कभी भी दो लोग सेम टाइम पे चलना स्टार्ट करते हैं और वो बीच में किसी पॉइंट पर मिलते हैं, तो उनके जो डिस्टेंस का रेशियो होता है ना, ये डिस्टेंस का रेशियो बराबर होता है उनकी स्पीड की रेशियो के बराबर। तो इनकी स्पीड की रेशियो क्या है? 30/18। भाई पी और आर की यही रेशियो, पुलकित की और रमेश की। 36/18, 6×5 = 30। ठीक है, बिल्कुल 5/3। तो यानी कि ये रेशियो 5 है और ये कितनी है? 3। ये 5 है और ये कितनी? यहां पर हमने रेशियो निकाली है, लेकिन यहां पर ये 5 नहीं है। ये कितना मल्टीपल है इसका? मल्टीपल निकाल लो इसका। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 0। ये इसका जब 270 मल्टीपल है, तो ये वाला पोर्शन भी इसका 3 का भी 270 मल्टीपल होगा। कितना आएगा? इसको मैं अलग पेन से लिख देता हूं। जी 810। तो ये जो पोर्शन है, ये जो डिस्टेंस है इतना, ये कितना आ गया हमारे पास? 810। अब उसने पूछा है कि पुलकित को यहां मिलने के बाद एच तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा।
यानी कि समय कितना लगेगा, रेड कलर से दिख रहा है ना, समय लगेगा दूरी बराबर डिवाइड में स्पीड। दूरी कितनी है 810 और पुलकित की स्पीड कितनी थी 30। 27 घंटे, कितना टाइम लगेगा उसको, 27 घंटे। हर एक पेपर में ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, पर ऐसा नहीं है कि आपको 20 के 20 क्वेश्चन इतने आसान मिल जाएंगे कि आप उनको 10-10 5-5 सेकंड में कर लोगे। कोई कोई क्वेश्चन होता है लेंदी, इस पेपर में पहला ही क्वेश्चन लेंदी था तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, पर इसमें आगे के क्वेश्चन जो होंगे वो आसान हो सकते हैं, या हो सकता है कोई मुश्किल 1-2 क्वेश्चन। हर एक पेपर में तो आप ये मान के चलो कि कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन तो लेंदी आपको मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर भी यही चाहता है कि आप उस पेपर में फंसो, आप उलझो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें तो आपको समझ में आ गया होगा, आंसर है इसका डी 27 आवर्स। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज, कौन सा ब्याज है, साधारण ब्याज पर कुछ धन उधार दिया और 6 वर्षों में प्राप्त किया। जब एक बात बताओ, जब वो 10% एनुअली है और 6 वर्षों तक दिया, तो 6 वर्ष में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 6, 60%, यानी कि 6 साल में उसने जो साधारण ब्याज के तहत 60% का मुनाफा कमाया है, मुनाफा कमा लो या फिर साधारण ब्याज मान लो, वर्षों में प्राप्त ब्याज मूलधन से 880 रुपए कम है। देखो अभी कितना है, 60% उसने कमाया है, अगर वो पूरा 100 का 100% कमा लेता, अगर वो पूरा 100% कमा लेता तो जितना मूलधन है उतना ही उसका ब्याज हो जाता, लेकिन उसने अभी क्या बोल रहा है कि वो 60% कमाया है, तो कितना कम कमाया है उसने अभी, 40% कम कमाया है। ठीक है, लेकिन पेपर में क्या कह रहा है कि 40% कम नहीं कमाया, 880 रुपए कम कमाए हैं, तो यानी कि 40% किसका, जो हमारा प्रिंसिपल था या जो हमारा मूल था, इसको हम पी मान लेते हैं, किसके बराबर है, 880 का। प्रिंसिपल की यानी कि मूलधन की वैल्यू निकालनी है, देखो 40 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/, ठीक है 2/5 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको एक बार पहले ओवरऑल बता रहा हूं कि करना कैसे है, उसके बाद मैं इसको और शॉर्ट में बता दूंगा कि कैसे किया जाएगा। ये 0 से 0 कट जाएगा, आंसर आएगा 2200। ठीक है, अब देखो इसमें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, आप इस चीज को यहां डायरेक्ट समझो। भाई एक साल में 10% कमा रहा है, 6 साल तक कमाए तो कितना, 60% तो कमा चुका है, कमी कितने की रहेगी, 100 तक पहुंचने की कितने की कमी रहेगी, 40% की कमी रहेगी। और 40% को हम क्या लिखते हैं, 2/5, 40% को क्या लिखते हैं, 2/5, तो 2/5 किसके बराबर है, 2/5 प्रिंसिपल का किसके बराबर है, 880 के। अब 880 को 2 और 5 कैलकुलेट करो, ये इतना सा काम करना था आपको, 2200 रुपए। समझ में आया, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, अभी जैसे ये है, इसमें बीच में हमने 1-2 क्वेश्चन छोड़े हैं जो पाई चार्ट के क्वेश्चंस है। पाई चार्ट के लिए हम पूरी एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें लगभग लगभग सारे ही क्वेश्चन जितने भी पाई चार्ट के हैं उन सबको एक ही वीडियो में करा देंगे। इसमें तो क्या है, आपके लगभग परसेंटेज के, एलसीएम, एचसीएफ और सारे क्वेश्चन इसमें एक साथ हैं,
लेकिन वहां पर हम सिर्फ पाई चार्ट्स के जितने भी क्वेश्चन है सबको एक साथ लेके आएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो ट्रेन एक ही दिशा में 67 और 107 किलोमीटर घंटे की गति से चल रही है। तेज ट्रेन की धीमी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करने में 18 सेकंड लगते हैं। तो तेज ट्रेन की लंबाई क्या होगी? देखो, एक ट्रेन है इस डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। जो तेज चल रही है उसकी स्पीड है 107 किलोमीटर पर आवर। जो स्लो चल रही है उसकी स्पीड है 67। तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है इन दोनों का डिफरेंस? रिलेटिव स्पीड 107 में से 67 घटाएंगे कितना आएगा? 40 किलोमीटर पर आवर। अब आगे जो दे रखा है टाइम हमें सेकंड्स में दे रखा है, तो इसको सेकंड में चेंज कर लेंगे। 40 को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से डिवाइड करेंगे। रिलेटिव स्पीड निकल के आ गई। अब देखो इसमें हुआ क्या है, ये एक ट्रेन है जो तेजी से चल रही है और इसके अंदर कोई एक आदमी बैठा हुआ है। जो ट्रेन स्लो चल रही है उसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ है, तो जो तेज ट्रेन चल रही है वो इस आदमी को क्रॉस कर जाएगी कुछ ही देर में। तो इसी के लिए हमने इसकी रिलेटिव स्पीड निकाल ली। तो उस आदमी का तो खुद कोई डिस्टेंस होगा नहीं, तो डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड और टाइम का हम गुणा कर देंगे। स्पीड क्या निकाली है? 40 और टाइम क्या है? 18 सेकंड। कितनी देर में क्रॉस करता है उस आदमी को? 18 सेकंड में। 18 से 18 कट जाएगा, आंसर आएगा 200 मीटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइम एंड वर्क। देखो कुछ क्वेश्चंस, कुछ चैप्टर्स की मैंने वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे डाली हुई है। अगर आप वो वीडियोस देख लेते हो तो आपका DSSB में उन वीडियो से बाहर क्वेश्चन नहीं आता। ये क्वेश्चन भी मैंने उस वीडियो में ऑलरेडी कराया हुआ है, फिर भी एक बार इसको फटाफट कर लेते हैं। दीपक अकेले किसी कार्य को 30 घंटे में करता है। दीपक अकेला 30 घंटे में कर रहा है। दीपक और राहुल मिलकर वही कार्य 20 घंटे में। दीपक और राहुल दोनों मिलके 20 घंटे में कर रहे हैं। राहुल और वरुण मिलकर वही कार्य 15 घंटे में। राहुल और वरुण मिलकर वही काम 15 घंटे में कर रहे हैं। तो पूछा वरुण ये जो है ये अकेला इस पूरे काम को कितनी देर में करेगा? जिन्होंने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी इस चैप्टर की, वो वीडियो देख सकते हैं। कैसे करना है? एलसीएम लेंगे, 2 3 4। अब देखो दीपक 2 यूनिट काम कर रहा है और दीपक और रोहन, रोहन ही है ना, राहुल, दीपक और राहुल मिलकर 3 यूनिट काम कर रहे हैं। जब दीपक का तो हमें पता है कि ये 2 यूनिट काम कर रहा है, तो जब ये 2 कर रहा है तो राहुल 1 कर रहा होगा, तभी तो 2 और 1 3 बनेगा। ठीक है, और जब राहुल 1 कर रहा है तो वरुण कितना काम करेगा कि 4 हो जाए? तो ये 3 काम करेगा, 3 और 1 4 हो जाएंगे। टोटल काम है 60। 1 घंटे में वरुण काम कर रहा है 3। कितना टाइम आएगा? 20 घंटे। कितनी देर का? एक क्वेश्चन सिर्फ 15 सेकंड का है, तो मैं आपको समझा रहा हूं तो इस वजह से इसमें टाइम लग रहा है, वरना ज्यादा देर का क्वेश्चन है नहीं ये। हाँ, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यापारी शर्ट को 40% लाभ पर बेचता है। यदि वह शर्ट को 20% कम कीमत पर खरीदता है और 100 रुपये कम में बेचता है, सॉरी, 100 रुपये कम में बेचता है, तब भी उसे 40% लाभ होता है। शर्ट का क्रय मूल्य क्या है? देखो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं।
यहां पर उसने बोला कि 100 रुपये कम में खरीदता है, कभी बोल देगा कि 100 रुपये ज्यादा में खरीदता है। मान लेते हैं उसका जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये था, हमें नहीं पता कितना था, हमने अज्यूम कर लिया। 40% लाभ पे बेचा, बेचा कितने पे है? 40% लाभ पे, तो यानी कि 140 में बेचा, 100 से 140 में। यदि वह शर्ट को 20% कम कीमत पर खरीदता, अभी उसने 100 में खरीदा है, 20% कम करोगे तो 80 हो जाएगा। अब इतना परसेंटेज का कैलकुलेशन तो आपको आना चाहिए कि 100 का 20% जो होता है 20 होता है, और इसमें से 20 कम करेंगे तो 80 आएगा। 20% कम कीमत पर खरीदता है, 100 रुपये कम में बेचता है, तब भी उसे 40% लाभ होता है। यानी कि अब ये तो पहली कंडीशन थी हमारी, ये दूसरी कंडीशन है। यहां पर भी उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 40% का। 80 का 40% कितना होता है? 32। तो 80 में अगर 32 जोड़ोगे 112। ठीक है, यहां पर वो कह रहा है कि पहले 140 में बेची थी, अब कह रहा है कि 112 में बेची थी। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 28। लेकिन रियलिटी में 28 का डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है 28 का, क्योंकि उसने 100 रुपये कम में बेची है। कितने कम में? 100 में, लेकिन यहां पर आ रहा है 28। तो 100 को 28 से डिवाइड कर देंगे तो इसका मल्टीपल पता लग जाएगा। और रियल वैल्यू हमारी क्या थी? ये, इसी को फिर हम 100 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन का काम रह गया, इसमें कैलकुलेशन करना लगभग लगभग 357 के आसपास आंसर आएगा। कैलकुलेशन रह गई इसमें, सिर्फ कैलकुलेशन कर लेना और कुछ नहीं है इसमें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी नहीं बनानी, जितना जल्दी हो सके आधे घंटे की वीडियो में अगर ये पूरा पेपर हो जाए तो ज्यादा बेटर है। 63, 105 और 21, इनका एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ बताना है कि इनका योग क्या होगा। देखो 63, 105 और 21, इनका एलसीएम और एचसीएफ का, कि इनका एलसीएम जो है वो एल है और जो एचसीएफ है वो एम है। तो एल प्लस एम क्या होगा? इसके फैक्टर देख लेते हैं क्या बनेंगे। 7 9 जा 15, 7 3 जा 15 के फर्दर क्या बनेंगे? तो अब यहां से 15 हटा दो, ये फैक्टर है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा और एचसीएफ क्या हो जाएगा? 7 सब में है तो 7 आ जाएगा, फिर 9, जब 9 ले लेंगे तो 3 ऑलरेडी उसके अंदर जा चुका है और ये वाला 3 भी बचा, क्या सिर्फ 5। अब एचसीएफ वो होता है जो सबके अंदर कॉमन हो, तो 7 सबके अंदर है और 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है और 3 यहां पर। अब 3 यहां पर कैसे है? 3 3 जा 9, इस वजह से, तो 3 यहां पर आ जाएगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो और फिर ऐड करो। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी यूनिट डिजिट देखो सबकी अलग अलग है, 2 5 7 6, तो हम सिर्फ यूनिट डिजिट को ऐड कर लेते हैं। 5 निम 45, यूनिट डिजिट आई 5, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 35, तो यूनिट डिजिट क्या आई? 5। 7 दिया 21, यूनिट डिजिट क्या आई? 1। 5 और 1 को जोड़ोगे क्या आएगा? 6, यूनिट डिजिट क्या आएगी? 6। तो इसमें 6 कहां पर है? ये रहा, तो यही आंसर हो गया। पूरा करने की जरूरत नहीं है आपको। अगले क्वेश्चन पे, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी अगर आप गलत करोगे तो बस फिर तो सिंपल कैलकुलेशन है, यही कर लेते हैं। 45 प्लस 20 मल्टीप्लाई 3, डिवाइड है तो इसके नीचे आएगा। पहले सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होती है, तो 5 चौके 20 प्लस 88, 20 से 20 गया, यहां पर 3 बचा, 45 और 3 48 प्लस 88। अब इन दोनों को ऐड करो
और अपना आंसर निकाल दो। अब इसमें यूनिट डिजिट नहीं लग सकता देखो, क्योंकि सब में ही 6 है। तो 8 8 जा 16, 9 और 4 3, 136। इसका आंसर क्या होगा? 136। और ये क्वेश्चन मेरे कोई खुद के बनाए हुए नहीं है, ये ऑलरेडी आपके पेपर में आए हुए हैं। ये भी कैलकुलेशन का ही क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं है ज्यादा। 288 के 17/4 के 2/3 और 585 के 2/9 और 1/5 के बीच का अंतर क्या है? तो 288 क्या 17/4, ये एक नंबर आएगा, उसका 2/3, इसका, और 585 2/9 और 1/5, इनके बीच का डिफरेंस निकालना है। इस एक नंबर का और इसके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो बताना क्या है। 4 तिये 12, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, और यहां पर क्या है? 9 से कर लेते हैं, 5 10 54, 4 9 पंजे 45, 5 ये 15, ये तो हो गया 26। इसकी कैलकुलेशन करो। 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, और इसको 17 से मल्टीप्लाई करो। देखो डिफरेंस अभी भी यूनिट डिजिट से नहीं बता सकते, क्योंकि सब में यूनिट डिजिट क्या है? 0 0। तो इसमें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और उसमें से 26 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, एवरेज क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है, पूरा चैप्टर कराया हुआ है, हमारे ही चैनल पे, यूट्यूब पे चैनल पे है। ये सेम क्वेश्चन वहां पर कराया हुआ है। 10 लोगों का एवरेज दे रखा है 74। उसने बोला कि एक आदमी, यदि एक संख्या हटा दी जाए, 10 संख्याओं का औसत जो दे रखा है 74 दे रखा है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत क्या बचता है? 71। यानी कि एक संख्या अगर घटा दे तो औसत क्या बचता है? 71। देखो, अगर आप मेरी वाली वीडियो देखोगे तो मैंने उसमें ये बता रखा है 10 संख्याओं का औसत 74 है, तो इसमें आप ये मान के चलो कि हर एक संख्या कितनी रही होगी? 74 रही होगी। तो यानी कि जो एक संख्या गई है वो 74 तो कम से कम रही होगी, कम से कम 74 तो रही होगी वो। अब कितने की कमी हो गई? 3 की। पर 3 की कमी उस संख्या ने कितने लोगों में, कितनी संख्याओं में करी है? 9 संख्याओं में उसने 3 3 की कमी कर दी। तो एक संख्या में जब 3 की कमी करी है तो 9 में कितने की करेगी? तो 9 तिया 27, इनको जोड़ोगे तो 101। ये आपका आंसर। ऐसे ही सवाल आते हैं इतने आसान, कोई रॉकेट साइंस नहीं है पेपर में। बस हाँ, किसी क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन हो सकती है, बाकी कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है। पी की आय का 75%, क्यू की आय का 37.5% है। यदि पी की आय 24,000 रुपये है तो क्यू की आय क्या होगी? अच्छा, पी की जब दे ही दी है, देखो 75% यानी कि 75/100, पी की आय का 75% और पी की आय दे रखी है 24,000। क्यू की आय का 37.5%, 37.5% है तो नीचे 100 आ जाएगा। ये डॉट हटा देते हैं तो नीचे एक जीरो और लग जाएगी। ये किसका है? क्यू, यानी कि क्यू की आय। अब सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं है इसमें।
75 7 पंजे 35 और पचू पचू 25, हाँ ये जाएगा 5 से। और 2 जीरो यहाँ की यहाँ गई, और तो कुछ नहीं रह गया इसमें। चौबीस, अब इसको सिर्फ डिवाइड करना है। 5 चौके 20, 4 इधर आ गया, 5 अट्ठे 40, और आगे की 3 जीरो सेम एज इट इज रह जाएगी। ये किसका आ गया पार्ट? क्यू का। यानी कि क्यू का जो आय है वो कितनी है? 48,000। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ। एक अर्धगोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। यहां से पढ़ लेते हैं। एक अर्धगोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। अर्धगोले के आयतन का संख्यात्मक मान एक आयत के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान का 4 गुना है। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 11 गुना है। आयत का परिमाप क्या है? अब देखो, हेमिस्फेयर दे रखा है, इस चीज को ध्यान रखना, स्फेयर नहीं है ये, यानी कि अर्धगोला है, पूरा गोला नहीं है। तो हेमिस्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है? अर्धगोले की जो वॉल्यूम होती है उसका फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। और ये किसके बराबर दे रखी है उसने? वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यानी कि जो रेक्टेंगल का जो एरिया है उसका 4 गुना। 4 गुना किसका? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब इसको यहां पर सोल्व कर लेते हैं। 2/3, पाई की वैल्यू 22/7। या फिर एक काम करते हैं, यहां पर भी लिख ही लेते हैं, पूरे को एक ही बार में सोल्व कर लेते हैं। 4 गुना। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 11 गुना है। यानी कि जो लंबाई है और जो उसकी चौड़ाई है, जो उसकी ब्रेड्थ है, अगर ब्रेड्थ x है तो लंबाई कितनी है उसकी? 11 गुना। जैसे कि मान लो अगर ये 5 है तो ये 11 गुना है, तो 11 गुना कितनी होगी? 11 पंजे 55। इस तरीके से कह रहा है वो कि ये अगर x है तो ये कितनी होगी? 11x। अब इसको यहां रख लेते हैं। 4 11x मल्टीप्लाई बाय x। r³ रह गया था। r की वैल्यू क्या है? 21। 11x मल्टीप्लाई बाय x। अब इसको सोल्व करना है। 7 21, 21 से पूरा चला गया। 4 है यहाँ पर, इधर काटोगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये 2 जाएगा इससे 11 से, ठीक है। अब क्या बच गया? 11, 21 और 21। इधर क्या बच गया? 11x को x से करोगे तो 11x²। 11 से ये 11 गया। अब देखो x² है, अगर ये स्क्वायर हटाओगे तो यहां पर क्या आएगा? स्क्वायर रूट। ये मैं आपको करके बता रहा हूं, आपको करना नहीं है, ये कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो डायरेक्ट। x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी निकल के? 21। और x क्या था हमारा? उसकी विड्थ। अगर यहां पर लिखे हम लेंथ और ब्रेड्थ, जो रेक्टेंगल था, ये 21 आ गई, तो लेंथ कितना था इसका? 11 गुना। तो इसका 11 गुना क्या होगा? 1 2 और 1 3 और 2, 231। अब उसने पूछा है कि इस आयत का परिमाप क्या होगा?
परिमाप का 2, इन दोनों को जोड़ेंगे 2 5 2, 2 दूनी 4, कहीं पर 4 है ऑप्शन में लास्ट में, ये रहा 504। यही आंसर हो जाएगा, पूरा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4 हमें यूनिट डिजिट में एक में मिल रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। इस तरह की अप्रोच आपको बनानी पड़ेगी। अगर आपका यूनिट डिजिट अलग अलग है ना, तो आप पूरा कैलकुलेट मत करो, बस यूनिट डिजिट देख लो, उससे ही आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वृत्त की परिधि और व्यास का योग 116 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 116। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2πr प्लस में डायमीटर क्या होता है? 2r। ये दोनों किसके बराबर है? मिला देंगे अगर इसको तो 116, और निकालना क्या है? रेडियस ही। तो 2r बचा पाई 22/7, दिखा देता हूं मैं, यहां पर 1 बचेगा, 7 29/7 हो गया, और 2r रह गया, यहां पर 116। अब इसको इससे डिवाइड करो, 29 को इसकी टेबल में जाता है, 29 चौके, आर की वैल्यू क्या आएगी? और 2 दूनी 4, 7 को 2 से करोगे 14। देखो ये कैलकुलेशन करने का तरीका है, सबका तरीका अलग अलग है। जो जिस तरीके से कैलकुलेशन कर सकता है, अब कोई नया तरीका जरूरी नहीं है सीखने का, और अब टाइम भी नहीं है कि नया तरीका सीखा जाए, तो जिस भी तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं वैसे कर लो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन है। मिक्सचर समान क्षमता वाले 3 बोतलों में दूध और पानी, यानी कि मिल्क और वाटर का अनुपात 2:1 3:1 3:1 और 2:3। इन तीनों बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली किया जाता है। बड़ी बोतल में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? देखो ये कितना हुआ? 2 और 1 3, 3 और 1 4, 3 2 5। ऐसा क्यों? क्योंकि हम इसकी जो क्वांटिटी है ना, उसने बोला है कि तीनों बोतलों में दूध और पानी का अनुपात इतना है। समान क्षमता, इन तीनों की जो क्वांटिटी है वो बराबर है, तो क्वांटिटी बराबर कर लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। 3 4 5 60 आएगा। ये हो गया 20 15 और 12। अब ये जो नंबर आया, इस नंबर से ये सारे नंबर मल्टीप्लाई कर दो। 20 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, इस वाले को क्या आएगा? 20 दूनी 40, 20 एकम 20, 15 तिये 45, 15 एकम 15, 12 दूनी 24, 12 तिये 36। अब इनको जोड़ दो, ये आपके दूध और पानी की रेशियो हो जाएगी। 6 5 11, 3 2 5 6 और 1 7, यही होगा ना? ठीक है। 5 4 9, 4 4 8 और 2 10, 109। 109/71 ऑप्शन में है, ये रहा। आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, बस एलसीएम लेना था क्वांटिटी बराबर करके। अगला क्वेश्चन, इसमें तो एक आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी। देखो ये दोनों दिखाई दे रहे हैं आपको, 1.75 को अगर हम a मान ले, मैं आपको यहाँ बताता हूँ,
अगर 1.75 को अगर हम a मान ले तो ये a स्क्वायर दिखाई दे रहा है आपको, और 0.75 को अगर b मान ले तो ये यहां पर आपको b स्क्वायर दिखाई दे रहा है। अब इधर देखो, 0. b तो यहां पर है, माइनस का है 3.5, तो जब 1.75 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है 3.5, और माइनस का है यानी कि -2a, और b यहां पर है, तो ये आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी का स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है 1.75 माइनस 0.75 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आंसर ये रहा। ये आपको मैं सोल्व करके दिखा रहा हूं, आप बहुत जल्दी कर सकते हैं इसको, यहीं से कर लेते हैं ऐसी। अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 8.5% उसी संख्या के 4.5% से 1.6 अधिक है तो उस संख्या का मान क्या होगा। ये तो सेम वैसे ही क्वेश्चन हो गया जो भी पहले कराया था, इसमें एक क्वेश्चन कराया था शायद अभी ऐसा ही, चलो छोड़ो, कर लेते हैं इसको। देखो, उसने बोला कोई एक संख्या है, उसका 8.5% कोई एक नंबर है, और उसी संख्या का 4.5% में अगर हम 1.6 जोड़ दे तो हम ये वाला नंबर ले सकते हैं। तो इसका मतलब कहने का है कि जो 1.6 है ना, वो इन दोनों का क्या है, डिफरेंस है। तो 8.5 और 4.5 का अंतर क्या होगा, 4%। और 4% किसका, किसी एक वैल्यू का, वो नंबर हम कुछ ए मान लेते हैं कि वो नंबर ए रहा हुआ, कितना है 4%, 1.6। परसेंट नीचे आएगा तो 100 ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 4 चौक 16.4 मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 40। ये मैं पूरी कैलकुलेशन आपको करके दिखा रहा हूं, वरना आप इसको यहीं कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, एक स्कूल में 7/9 छात्राएं हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि टोटल स्कूल में 9 स्टूडेंट्स हैं, और उसमें लड़के भी है लड़कियां भी है, लेकिन लड़कियां की दे रखी है 7। यदि लड़कों की संख्या 144 है, जब 9 में से 7 गए तो बचे कितने, 2। तो ये कितने हो गए लड़के, लेकिन वास्तविक में लड़के हैं कितने 144। कितना गुना है इसका, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 72 गुना। तो लड़कियों की संख्या बतानी है, लड़कियां कितनी थी 7, तो लड़कियां भी कितनी होंगी 72 गुना ये होंगी। तो 7 दूनी 14, 4 है किसी ऑप्शन में, 2 में है। अब जब 2 में है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा आगे, 7 दूनी 14, 7 49 और 50, क्या आएगा 504, ये आंसर होगा। ये आखिरी क्वेश्चन है, 3 धावकों की गति का अनुपात 1 2 3 है, समान दूरी तय करने में उनके समय का अनुपात क्या होगा। देखो, इस क्वेश्चन में एक कंसेप्ट समझना है, जो टाइम और स्पीड यानी कि समय और गति, इन दोनों में जो रिलेशन होता है ना, वो इनवर्स का होता है। ये समय है और ये इसकी गति है, यानी कि अगर वो टाइम ज्यादा ले रहा है ना, अगर कोई भी धावक या रेसर जो भी है, जो भागने में अगर टाइम ज्यादा ले रहा है, तो इसका मतलब उसकी स्पीड जो है वो स्लो है। अगर वो टाइम कम ले रहा है तो स्पीड ज्यादा है, यानी कि उल्टा रिलेशन है इनके बीच में। तो इसमें बेसिक करना कुछ नहीं है, 1 2 3, इनका एलसीएम लो 6, जैसे टाइम एंड वर्क में करते थे हम लोग, 6 2 तिया 6, 3 दूनी 6, यही इसका आंसर होगा 6 3 2। ये तो लगभग लगभग हमने 20 क्वेश्चन कर लिए, एक दो क्वेश्चन हमने इसमें बीच में छोड़े हैं, जो जिनको हम पूरी एक कंप्लीट वीडियो लेके आएंगे, उसी में इसको कवर कर लेंगे। तो अभी जल्दी ही आपको एक वीडियो और मिलेंगी जिसमें हम एक और प्रीवियस ईयर का पेपर आपके सामने लेके आएंगे। तब तक अपने एग्जाम पे फोकस रखिए।
लगे रहिए, पूरी जी जान लगा दीजिए। एक बार मेहनत करने की बात है, बस 3-4 महीने अपने आप को किसी भी एग्जाम में बिल्कुल झकझोर दो, तब जाके सिलेक्शन मिलेगा। और दिल्ली जैसी जगह पे अगर आपको नौकरी मिल जाए, जहां पर आपको मेडिकल की सुविधा है, एलटीसी है और सारी बेनिफिट्स हैं, तो फिर ये सोने पे सुहागा है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।